मध्यकालीन दुनिया की विलुप्त सभ्यताएं, रहस्य और तथ्य। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मध्यकालीन दुनिया की उन गुम हो चुकी सभ्यताओं के सफर पर ले जाएंगे, जिन्होंने अपने पीछे रहस्य और विरासत छोड़ी है। ये सभ्यताएं कभी बहुत अमीर और शक्तिशाली थीं, लेकिन आज बस इतिहास की किताबों में रह गई हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सभ्यताएं आखिर कैसे खत्म हो गईं? इनके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास के अंधेरे रास्तों पर चलने वाले हैं और उन सभ्यताओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के इस रोमांचक सफर पर। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम से, जहां कभी एंसेस्ट्रल प्यूब्लोएंस लोग रहते थे। ये लोग अपने समय के सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक थे। इन्हें अनासाजी भी कहा जाता है। अनासाजी का मतलब होता है प्राचीन शत्रु। यह नाम नवाजो जनजाति ने दिया था। ये लोग अपने अलग तरह के घर बनाने के लिए जाने जाते थे। ये घर चट्टानों के किनारे और गुफाओं में बनाए जाते थे, जो उन्हें दुश्मनों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाते थे। 13वीं सदी के अंत तक यह सभ्यता अचानक गायब हो गई। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह उन्नत सभ्यता अचानक से लुप्त हो गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई सामाजिक और राजनीतिक कारण? इतिहासकारों का मानना है कि बहुत दिनों तक सूखा पड़ना एक बड़ा कारण था। सूखे की वजह से खेती करना मुश्किल हो गया और पानी की कमी हो गई। सालों तक बारिश न हो, फसलें सूख जाएं और पीने के लिए पानी भी न मिले तो क्या होगा? यह स्थिति उनके लिए बहुत कठिन हो गई होगी। सूखे की वजह से खाना और पानी कम हो गया और लोग इधर उधर भटकने लगे। यह स्थिति उनके जीवन को बहुत प्रभावित कर रही थी। आपस की लड़ाई और दूसरी जातियों के हमलों ने भी इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। यह संघर्ष उनके समाज को और भी कमजोर बना रहा था। आज उनके बनाए हुए खंडहर हमें उनकी तरक्की की याद दिलाते हैं। ये खंडहर हमें उनकी उन्नत वास्तुकला और समाज की झलक दिखाते हैं। मेसा वर्डे नेशनल पार्क में क्लिफ पैलेस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह स्थान आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है और उनके इतिहास की कहानी सुनाता है। लेकिन इस सभ्यता के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उनके जीवन के कई पहलू अभी भी रहस्य बने हुए हैं। उनकी भाषा, उनके धर्म, उनके रीति रिवाज, इन सब के बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें उनके बारे में और जानने के लिए और खोज करनी होगी। हमारी अगली मंजिल है दक्षिण पूर्व एशिया, जहां की धरती पर खमेर साम्राज्य का कभी राज था। यह साम्राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक खमेर साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ताकतवर और अमीर सभ्यताओं में से एक था। इस साम्राज्य ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में अद्वितीय योगदान दिया। अंगकोर वॉट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, खमेर वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्वितीय निर्माण शैली के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई हैं। यह मंदिर खमेर साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। 15वीं सदी आते आते यह शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसके पतन के कई कारण थे, जिनमें आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण शामिल थे। आखिर क्या वजह थी इस महान साम्राज्य के पतन की? इतिहासकारों का मानना है कि मौसम में बदलाव एक बड़ा कारण था। इसके अलावा प्रशासनिक कमजोरियां और आर्थिक समस्याएं भी प्रमुख कारण बने। बारिश के तरीके में बदलाव और लंबे समय तक सूखा पड़ने से फसलों को बहुत नुकसान हुआ। इससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। खमेर राजाओं ने खेती के लिए बड़े बड़े तालाब और नहरें बनवाई थीं। ये जल प्रबंधन प्रणाली उस समय की तकनीकी उन्नति का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। लेकिन समय के साथ इन तालाबों में मिट्टी जमा होने लगी, जिससे पानी का आना जाना बंद हो गया। इससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। पड़ोसी राज्यों, खासकर सियाम, आज का थाईलैंड, के साथ लगातार युद्ध भी खमेर साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बना। इन युद्धों ने साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया। अंततः खमेर साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसके द्वारा छोड़ी गई धरोहर आज भी हमें उसकी महानता की याद दिलाती है। अंगकोर के मंदिर और स्मारक आज भी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
यह स्थान न केवल खमेर साम्राज्य की वास्तुकला और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें इतिहास के उन पन्नों की भी याद दिलाता है जो कभी इस भूमि पर लिखे गए थे। अब हमारी यात्रा हमें अफ्रीका के उत्तर पूर्व में ले जाती है, जहां पहली शताब्दी में अक्सुम साम्राज्य का उदय हुआ था। यह साम्राज्य अपनी दौलत, ताकत और संस्कृति के लिए मशहूर था। अक्सुम की जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। यह साम्राज्य रोमन साम्राज्य, फारस और भारत के बीच व्यापार के मुख्य रास्ते पर स्थित था। अक्सुम साम्राज्य ने अपनी खुद की भाषा भी बनाई थी और यहाँ ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे अक्सुम साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे व्यापार के रास्तों में बदलाव, पर्यावरण का खराब होना और पड़ोसी राज्यों से युद्ध। जब अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया, तो अक्सुम का व्यापार खत्म होने लगा। लगातार जंगलों को काटने और खेती करने से जमीन बंजर होने लगी, जिससे अकाल और भूखमरी फैल गई। अब हमारी यात्रा हमें मध्य अमेरिका के घने जंगलों में ले जाती है, जहां माया सभ्यता का विकास हुआ था। यह सभ्यता अपनी वैज्ञानिक खोजों, कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। इस दौरान उन्होंने कई शानदार शहर बनाए, जिनमें टिकल, चिचेन इट्जा और उक्समल बहुत प्रसिद्ध हैं। माया लोग खगोल विज्ञान, गणित और लिखने की कला में माहिर थे। उन्होंने शून्य की खोज की और एक कठिन कैलेंडर प्रणाली बनाई। लेकिन 9वीं शताब्दी के आसपास माया सभ्यता के कई शहर अचानक खत्म होने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहुत दिनों तक सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद हो गईं और अकाल पड़ गया। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का कहना है कि माया राजाओं के बीच लड़ाई झगड़े ने भी इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। अब हमारी यात्रा हमें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड ले जाती है। यहाँ 10वीं शताब्दी में वाइकिंग्स ने अपना घर बनाया था, जिसे ग्रीनलैंड नॉर्स कहा जाता है। उन्होंने ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिम में रहने का फैसला किया, जहाँ मौसम ठीक था और खेती की जा सकती थी। ग्रीनलैंड नॉर्स ने यहाँ खेती की, जानवर पाले और समुद्र से मछली पकड़ी। उन्होंने यूरोप के साथ व्यापार भी किया। 15वीं शताब्दी तक आते आते उनकी किस्मत बदल गई। मौसम ठंडा और कठोर होता गया, जिसे लिटिल आइस एज कहा जाता है। ग्रीनलैंड नॉर्स, जो व्यापार के लिए यूरोप पर निर्भर थे, अब अकेले पड़ गए। उनके पास खाने और दूसरी चीजों की कमी होने लगी। धीरे धीरे ग्रीनलैंड नॉर्स के लोग कम होने लगे। 15वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीनलैंड नॉर्स पूरी तरह से गायब हो गए। हमारी आखिरी मंजिल हमें दक्षिण एशिया ले जाती है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। यह सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने अच्छे शहरों, पानी के सिस्टम और रहस्यमय भाषा के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के दो सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध शहर थे। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसे शायद धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सभ्यता के लोग बहुत ही उन्नत थे और उन्होंने शहरों की योजना, जल प्रबंधन और व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे और सड़कों का जाल बहुत ही व्यवस्थित था। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने लगी। इसके पीछे क्या कारण थे, इस पर आज भी बात हो रही है। लेकिन मौसम में बदलाव, नदियों के रास्ते बदलना, बाढ़, भूकंप और हमले जैसे कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना इस सभ्यता के खत्म होने का एक बड़ा कारण था। इसके अलावा कुछ सबूत बताते हैं कि इस जगह पर आर्यों ने हमला किया था, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके द्वारा लिखी गई लिपि को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जिससे उनके इतिहास और संस्कृति के बारे में और अधिक जानने में कठिनाई होती है। इस सभ्यता के लोग व्यापार में भी बहुत कुशल थे। वे मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में कई अन्य सभ्यताओं का उदय हुआ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नति और रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। इस सभ्यता के अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन समय में भी मानव समाज कितना उन्नत और जटिल था।
सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और कैसे वे अपने समय की चुनौतियों का सामना करते थे। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को सुलझाने के लिए नए नए शोध और खोजें जारी हैं। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि मानव इतिहास में कितनी विविधता और समृद्धि है और हमें अपने अतीत से कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं और मानव गतिविधियां एक सभ्यता के उत्थान और पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस सभ्यता के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और कैसे वे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसके अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन समय में भी मानव समाज कितना उन्नत और जटिल था। इस सभ्यता के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और कैसे वे अपने समय की चुनौतियों का सामना करते थे। दोस्तों, आज हमने मध्यकालीन दुनिया की कुछ खोई हुई सभ्यताओं के बारे में जाना। इनमें से कुछ सभ्यताएं अपनी तरक्की और वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध थीं, तो कुछ अपनी कला और संस्कृति के लिए। इन सभ्यताओं का अंत हमें यह बताता है कि मानव सभ्यताएं कितनी नाजुक होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, मौसम में बदलाव, युद्ध, अशांति और संसाधनों की कमी जैसे कई कारणों से ये सभ्यताएं खत्म हो गईं। इन सभ्यताओं से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार और शांति से रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना